आईएलटीएस कार्ड में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको बहुत सारे मॉडल जो हैं उनको मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने की ज़रूरत है और इसके साथ आप आराम से ये स्कोर कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक एग्ज़ाम्पल आपके सामने करने वाला हूँ और मैं इसको ब्रेक डाउन करूँगा, आपको इस पूरे को एनालाइज़ करके दिखाऊँगा कि क्या-क्या चीज़ें हमने अप्लाई की और उसके रिज़ल्ट में हमें क्या स्कोर मिला। अभी ये जो सैंपल कार्ड है इसके अंदर क्या है कि डिस्क्राइब अ कोर्स यू फाउंड यूज़फुल, यू शुड से व्हाट द कोर्स वाज़, वेयर यू टूक इट, व्हाट यू लर्न्ड फ्रॉम इट एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फाउंड इट यूज़फुल। तो क्विक प्लानिंग इसकी ये है कि आप इसके जो चारों फैक्टर्स हैं उनको अपने सामने रखें। सबसे पहले ये कि कोर्स, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 आपकी लर्निंग क्या है और नंबर 4 के ऊपर कि आपको ये क्यों यूज़फुल लगा। जिस वक़्त आप इन चारों लेजेंड्स को एड्रेस करने जाएँगे तो आपकी जो स्टोरी होगी वो तकरीबन ऐसे होगी। आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट IELTS preparation course that I took last year, which I found extremely useful. It was an intensive IELTS academic course that I attended at Prolific Consultant and Trainers in Faisalabad. The course lasted for around 8 weeks and I focused mainly on writing and speaking, which were the two skills I struggled with the most at that time. What I learned from the course was not just vocabulary or grammar, but more importantly, how test actually works. For example, my teacher showed us clear structure for writing task 2 and taught us how to organize ideas logically instead of memorizing answers. In speaking, we practiced answering questions naturally without overthinking or translating from our first language. I found this course particularly useful because I could see improvement in a short period of time. My writing became more organized, my speaking felt more confident, and eventually I achieved a higher overall band score than before. More importantly, the course changed my mindset towards IELTS and that helps me perform calmly on एग्जाम डे। इस स्पीकिंग के अंदर 4 फैक्टर्स ने हमें अच्छा स्कोर दिलाया है। जो पहला फैक्टर है वो है फ्लुएंसी एंड कोहेरेंस। तो फ्लुएंसी को और कोहेरेंस किया है कि मैं विदाउट गोइंग फास्ट मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ तरीके से डिलीवर किया है और मैंने टू द पॉइंट बात की है। यानी मुझसे उसने कोर्स का पूछा तो मैंने उसका आइल्स का बताया। उसने मुझसे यह पूछा कि मैंने कहाँ से ये लर्न किया तो मैंने बताया कि मैंने इसे प्रोलिफिक कंसल्टेंट एंड ट्रेनर से अपने सिटी फैसलाबाद से लर्न किया। फिर उसने पूछा कि आपने इसमें लर्न क्या किया तो मैंने बताया कि मेरी राइटिंग और मेरी जो स्पीकिंग थी उसके अंदर बेहतरी आई। राइटिंग जो थी मेरी ऑर्गेनाइज किस्म की थी और जो स्पीकिंग थी वो मेरी टू द पॉइंट थी। अब इसके साथ-साथ जो आखिर में मुझे पता लगा कि यूज़फुल क्यों था, यूज़फुल इसलिए था कि मेरा जो स्कोर था पहले से बेहतर आया। तो इस तरह से मैंने इसको कोरिलेट किया। फिर जो दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर अप्लाई की वो थी लेक्सिकल रिसोर्सेज़। अब लेक्सिकल रिसोर्सेज़ क्या होते हैं? हमारी वो वोकैब्युलरी होती है जो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ। तो इस पूरे जो टॉक थी इसके अंदर कहीं पे भी मैंने किसी वर्ड को बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं किया। ख़ास तौर पे जो वर्ड्स हमारे लिए एकेडमिक वर्ड्स होते हैं, जो रेलेवेंट वोकैब्युलरी होती है, उसको रिपीट ना करना जो है वो एक बेहतर स्ट्रैटेजी है। और लेक्सिकल रिसोर्सेज़ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स किस्म की वोकैब्युलरी भी यूज़ नहीं करनी। उसकी वजह ये है कि आपकी अगर वोकैब्युलरी जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हो सकता है कि आपको उसे टू द कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना ही ना आता हो। तो ज़्यादा बेहतर ये होगा कि आप वोकैब्युलरी जो है उसको कई बार प्रैक्टिस करें। जो तीसरी चीज़ थी दैट वाज़ ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। अब ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी क्या होती है? ग्रामेटिकल रेंज और एक्यूरेसी ये है कि मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं किए, मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस ज़रूर इस्तेमाल किए। कंपाउंड का मतलब होता है 2 सेंटेंसेस को जोड़ देना या 3 सेंटेंसेस को जोड़ देना। मैंने कहीं पे भी 3 सेंटेंसेस को जो है कंबाइन नहीं किया, मैंने सिर्फ 2 सेंटेंसेस को किया और मैंने कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग नहीं की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसिंग क्या होती है कि एक जो पार्ट है उसके अंदर मैं किसी एक वर्ब फॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूँ और जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर कोई और वर्ब फॉर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मैंने कोशिश की कि इसको सिंपल, स्ट्रेट और कंपाउंड सेंटेंस तक रखूं, इसको कॉम्प्लेक्स ना करूं। और जो चौथी चीज मैंने इसके अंदर इस्तेमाल की है वो ये है कि मैंने जो प्रोनाउंसिएशन है ना उसको बिल्कुल ठीक रखा है। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन के मामले में पुअर परफॉर्म करता हूँ तो मेरी जितनी भी एफर्ट है ना वो बिल्कुल ज़ाया जाएगी। आइडिया जो है वो हमारा था कि मेरा वो कोर्स जो जो मैंने किया है और लोकल इंस्टीट्यूट है, तो इसको मैंने बिल्कुल चेंज नहीं होने दिया। इसके ऊपर ही मैंने सारी जो है अपनी स्टोरी जो है वो बनाई है और मैंने इसको स्ट्रक्चरिंग के साथ लेके चला हूँ, बजाय इसके कि मैं इसको इस तरह से लेके आता कि मैं कहीं और की कोई कहानी सुनाता, कहीं से कुछ कॉपी करता, तो मैं शायद उसको बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर ना कर पाता। जिन लोगों का बैंड अच्छा नहीं आता उसमें 3-4 रीज़न्स होती हैं। पहली रीज़न ये होती है कि वो जो है ना स्ट्रक्चर की बजाय मेमोराइज़ेशन के ऊपर ज़्यादा ज़ोर देते हैं। दूसरा काम वो ये करते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो कॉम्प्लेक्स किस्म का होता है, तो वो उनसे राइट कॉन्टेक्स्ट में डिलीवर नहीं होता। प्रोनाउंसिएशन का इशू होता है क्योंकि वो नई से नई वोकैब्युलरी ट्राई करने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसके ऊपर उसकी कमांड नहीं होती। तो एज़ अ टीचर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जो जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ये कहता हूँ कि आपने
आपने इसका एक स्ट्रक्चर बना लेना है, आपने उस स्ट्रक्चर के ऊपर ये सारी चीज़ें बिल्ड करनी है। अगर आपने बिल्डिंग की एक आउटलाइन बना ली है ना, तो होपफुली बिल्डिंग ठीक ही बनेगी। तो वो जो आउटलाइन है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने जो टॉपिक है ना, उसके अंदर रहना है, टॉपिक के अंदर रहते हुए आपने रेलेवेंट मोस्ट जो है, वो एग्ज़ाम्पल यूज़ करनी है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल यूज़ करनी है और आपने ऐसी वोकैब्युलरी यूज़ करनी है जिस पे आपकी कमांड है। आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर वो यूज़ करना है जिसको आप आराम से डिलीवर कर सकते हैं और वोकैब्युलरी के अंदर आपने जो वर्ड इस्तेमाल करने हैं, उनका कॉन्टेक्स्चुअल यूज़ आपको पता हो कि इसको कॉन्टेक्स्चुअली हमने कैसे यूज़ करना है। लिटरल मीन आपको ज़रूर पता होगा, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्चुअल मीन भी बड़ा मैटर करता है।